जैसा कि हमारा वन शॉट वीडियो का सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में आज हम आप लोग के लिए पॉलिटी का एक नया सेगमेंट डीपीएसपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, वो लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा एक बार फिर से आपका क्यूबिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वन शॉट वीडियो में, छोटे में, कम एक्सप्लेनेशन में आज देखने जा रहे हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं। तो डीपीएसपी को आज हम पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको डीपीएसपी संबंधित कुछ प्रावधान जो बैकग्राउंड में जो है, इनकी पृष्ठभूमि जो है उसको बता देते हैं, और उसके बाद फिर आप इनमें वो सारी चीज़ों को हम जो प्रावधान बीच में हमको मिलेगा उन प्रावधानों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात जो हमारे भारतीय संविधान में है, तो 1935 के आदेश प्रारूप को 1935 के आदेश प्रारूप को डीपीएसपी के नाम से रखा गया है। यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो सबसे अंतिम शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में बनाया गया था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। ठीक है, यह भी आपको पता होगा, जिसके 250 से ज़्यादा अनुच्छेद, यानी 250 से ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारा भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। तो 1935 के आदेश प्रारूप को ही भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में लिया गया है। डीपीएसपी जो है हमारे भारतीय संविधान में, डीपीएसपी भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में है, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में है डीपीएसपी। और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। 36 से 51 तक आपको राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व मिले हुए हैं। होता क्या है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है, वो आप समझ लीजिए। हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, उनकी ये विचारधारा थी कि भविष्य में जब हमारे यहाँ जो सरकारें आएंगी, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके लिए भी, राज्य की जो सरकारें होंगी उनके लिए लोक कल्याणकारी जो कार्य होंगे, उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसी संविधान के प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, जो भारत में राज्यों में जो सरकारें स्थायी रूप से आएंगी, उन सरकारों को भारतीय संविधान के अनुसार कुछ ऐसे मार्गदर्शन वाले कार्य दिए गए हैं, कुछ ऐसे मार्गदर्शन वाले बिंदु, सुझाव दिए गए हैं, जिसे ही डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यह विचारधारा कहाँ पे है, किस जगह से हमने अडॉप्ट किया है अपने संविधान में? तो हमने आयरलैंड के देश से, आयरलैंड से हमने इस विचारधारा को लिया है। ठीक है, यानी हमारे संविधान में जो डीपीएसपी का पार्ट है वो किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में आयरलैंड से ये डीपीएसपी के विचारधारा को लिया गया है। ठीक है, भारत और आयरलैंड, ये भी जान लीजिए, विश्व में भारत और आयरलैंड ही दो ऐसे देश हैं जिनके यहाँ इस प्रकार का कोई प्रावधान है भारतीय संविधान में। इसके अलावा किसी भी देश के संविधान में इसका विवरण नहीं है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो। ठीक है, अब आते हैं और आगे देखते हैं एक एक करके इसमें क्या प्रावधान है। तो देखिए 36 से 51 तक है, जो मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जो है निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग के बारे में बताता है। ठीक है, आइए अगला प्रावधान इसमें डीपीएसपी में हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 38। ठीक है, इसमें समाजवादी सिद्धांतों पर सबसे ज्यादा आधारित है। प्रश्न है, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित विचारधारा को लिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। और इन्हीं चीजों को हमारे इन पूरे अनुच्छेदों में 51 तक वर्णित किया गया है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे और आय की स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे। ठीक है, अच्छा, इसके पहले अगर आप देखेंगे कौन सा संविधान में कौन सा अनुच्छेद गायब है, तो अनुच्छेद 36 आपका गायब है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है, जो भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो आप पढ़ते हैं, मूल अधिकार, उसमें अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है राज्य की परिभाषा, उसी को अनुच्छेद 36 में रखा गया है। तो राज्य की परिभाषा अगर मूल अधिकार में आपने पढ़ा होगा तो वही आपका राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में जो है वही 36 में है। क्या होता है राज्य की परिभाषा में? केंद्र सरकार, विधानमंडल, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितने भी राज्य के क्षेत्र आते हैं, वो सब, जितने भी सरकार के क्षेत्र जो उपक्रम हैं, उनके द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं हैं, वो सभी राज्य के श्रेणी में आते हैं। यही परिभाषा में आपको देखने को मिलेगा। आइए उसके बाद 38 में आपने देखा क्या है, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए लोगों को कल्याणकारी योजनाओं देने के प्रयास है। अनुच्छेद 38 में ये क्या होगा, तो
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 38 ये कहता है। अनुच्छेद 39 में क्या है, विशेष रूप से, ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देगा, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि वह सामान्य भलाई हेतु उपयोग में ला सकें, जो भी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की होंगी उनके सबके लिए वो लाभकारी हो, इस प्रकार से काम किया जाएगा। राज्य को कुछ हाथों में धन के संकेंद्रण को बचाना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाल्यावस्था में किशोरावस्था में शोषण न हो, इसका भी ध्यान इनको रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं कि मूल अधिकार, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार वो डीपीएसपी का पूरक है, ठीक है। ये प्रश्न आप देखने को मिलेगा अच्छे एग्जामों में, डीपीएसपी का पूरक है। पूरक का मतलब ये होता है, ये कहा गया है कि मूल अधिकार जब हमें प्राप्त होंगे तो हम राज्य के जो सिद्धांत है लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के लिए उसको पूरा कर पाएंगे। यदि हमें मूल अधिकार सही रूप से प्राप्त होते हैं तो हर राज्य अपने यहाँ के लोगों के तरक्की और विकास के लिए भी कार्य कर पाएगा, यानी उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी बना पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि डीपीएसपी जुड़ा हुआ है किससे, मूल अधिकार से, ठीक है। अब आप याद रखिएगा मूल अधिकार, एक ये भी बात आती है इन दोनों के बीच में, मूल अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है, ठीक है। मूल अधिकार परिवर्तनीय है जबकि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। अब इसमें क्या फर्क है भैया, ये समझ लीजिए। इसमें यही फर्क है कि मूल अधिकार अगर हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय में वाद ला सकते हैं, ठीक है। और अगर डीपीएसपी के जो प्रावधान दिए गए हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको, उन प्रावधानों को सरकार नहीं पूरा करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, वाद नहीं ला सकते, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, अभी आगे हम बताते हैं। अब इसके आगे का देखिए स्लाइड जो भी है, इसमें 38 के बाद 39 के बाद 40, एक 40 में क्या है, 40 इसका स्किप हो गया, हम आपको बता दे रहे हैं 40 में क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 40 कहता है कि सरकार, राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ग्राम पंचायत की विचारधारा को डीपीएसपी में रखा गया है, क्यों, क्योंकि ग्राम पंचायत की विचारधारा महात्मा गांधी की अपनी विचारधारा थी, जिसे उन्होंने माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में बताया था। ग्राम स्वराज की बात में उन्होंने ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट विचारधारा को दिया था, ठीक है। तो उनके इस विचारधारा को डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में रखा गया है। हाँ ठीक है, पीपीटी में आपको नहीं दिख रहा होगा, हम अब बता रहे हैं आपको, अनुच्छेद 40 में रखा गया है। अनुच्छेद 40 में ये राज्यों के लिए ऊपर था कि वो ग्राम पंचायत का गठन करे। तो 1992 के पहले अगर आपको याद होगा या बड़े भैया और दीदी सबने पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहले के समय में प्रधानी नहीं होता था, प्रधान या मुखिया या सरपंच जो चुने जाते थे वो 15 साल 10 साल 5 साल पुरानी व्यवस्था से चले आते थे। 92-93 के बाद आप देखेंगे तो चुनाव होना शुरू हो गया, 5-5 साल पे चुनाव होता था। क्यों, उसका भी कारण आप समझ लीजिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा 73वां 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों संविधान संशोधन किसके अंतर्गत हुआ था, तो 72वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा, जब भी पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि उस टॉपिक को दोबारा न पढ़ना पड़े, नहीं तो कोई पढ़ने से फायदा नहीं है। 72वां संविधान संशोधन इसीलिए लाया गया था क्योंकि उसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन करना था। अब 73वां संविधान संशोधन में क्या था, तो 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत की बात को कही गई थी, ग्राम पंचायत लाने की, संवैधानिक दर्जा देने की बात लाई गई, ठीक है। और 74वां में क्या है, तो नगर पालिका, आप सुनते होंगे मेयर और इनका चुनाव जो होता है वो नगर पालिका, नगर निगम वाले जो चुनाव कराते हैं वो, ठीक है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। अब इसमें आप जो हम बताएंगे आपको पंचायती राज, तो उसमें और डिटेल बताएंगे, यहीं पर है। लेकिन फिर इसको अनुच्छेद में रखा गया, भारतीय संविधान के प्रॉपर अनुच्छेद में, और 40 में पहले रखा गया था। तो ग्राम पंचायत पहले रखा गया है 40 में, जो कि विचारधारा सरकार के मर्जी के ऊपर, सरकार के स्वविवेक के ऊपर है, क्योंकि इसमें वाद आप ला नहीं सकते, इसलिए अब ये पूरी तरह से संवैधानिक है। अब आपको 5 साल पे कराना ही होगा। तो अनुच्छेद 41 क्या है वो देखिए, यह कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 42 राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थिति को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य सभी श्रमिकों को एक जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी
उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको पहले ही बता देंगे कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 43A इसको लाया गया है संशोधन करके, लास्ट में आपको संशोधन बताऊंगा। राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया। ठीक, अनुच्छेद 43 के बाद अगला है आपका 43 के बाद, यहां देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया था, ठीक है, सारी चीजें यहां रखी हुई हैं। 45, 46 में देख लीजिए, राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति ST SC इनके लिए शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देगी, ये कहा गया है, राज्य सरकार भी इसका ध्यान रखेगी। 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए कदम उठाना, इसके दौरान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं का सेवन कर रोक लगाना। ठीक है, चलिए इससे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके, ठीक है, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके बिहार सरकार, अभी वर्तमान में बिहार सरकार और पहले गुजरात सरकार ने अपने यहां शराबबंदी किया था। इसे याद रखिए, क्यों? क्योंकि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, ये कहा जा रहा है संविधान में कि वो अपने यहाँ के लोगों को हानिकारक नशीली पेय दवाओं के सेवन से रोक लगाएगी। तो उन्होंने ये दलील दिया कि ये जो अल्कोहल हमारे यहाँ बिकता है ये नशीली चीज है और इसे हमें अपने राज्य के लोगों को नहीं देना है। तो इसी के अनुच्छेदों का हवाला देकर कोर्ट में वो केस जीत गया। ठीक है, आगे देखिए 48, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, उनके नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये गाय और इन चीजों को क्यों रोका जाता है, इनको सेटल आउट में उनको मांसाहारी के रूप में प्रयोग करने से, तो देखिए अनुच्छेद 48 भी इस बात को कहता है। ठीक है, आगे चलिए 45 छूटा था, यह 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, 48A में सबसे इंपॉर्टेंट 48A बहुत ही परीक्षाओं में ये पूछ चुका है बाबू, इसलिए इसको अच्छे तरीका से आपको करने की जरूरत है। ध्यान से देख लीजिए अनुच्छेद 48A। ठीक है, अनुच्छेद 48A क्या है? इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वन और वन जीवन की रक्षा करना है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। राज्य स्मारक कला का रूप से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान की रक्षा सुरक्षा करेगा। जो आपके यहाँ स्मारक हैं, हेरिटेज वाले पॉइंट्स हैं, उनका आपको क्या करना है? सेफ्टी रखना है, आपको भी उसका सम्मान करना है। 50, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए सारे कदम उठाएगा, यानी इनकी सेवा और इनकी सेवा में अंतर रखेगा। राज्य सबसे लास्ट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अच्छी परीक्षाओं में ये पूछता है। ठीक है, देखिए सबसे अंतिम वाला आर्टिकल, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है। राज्य प्रयास करेगा कि राष्ट्रों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे और मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा को प्रोत्साहित करे। यानी DPSP में अनुच्छेद 51 में रखा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसके अलावा पूरे अनुच्छेद में संविधान के 395 में कहीं भी आपको ये चीज नहीं मिलेगा, इसको आप याद रखिएगा। DPSP में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में कई संशोधन हुए हैं, उनमें से कुछ इन निर्देशों से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जो कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, आज तक का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे कहा जाता है। इसमें नए निर्देशों को जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए, जिसमें शामिल है, कौन कौन से शामिल है वो देख लीजिए। 3 आपको याद रखने हैं और तीनों में A लगा है। 39 से 39 4 43, 43 से और 43 5 48, यानी +1 करते जाइए 4 से 48 से। ठीक है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है? तो ध्यान से देख लीजिए, ये वाला जो आपका है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट को और भी उनके आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए है। और संवैधानिक रूप से जो आपको सहायता के लिए अनुच्छेद 32 रखा गया है, उसके तहत ही राज्य सरकार 39A का प्रयोग करके गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए। ठीक है, और 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास। तो ये आपके जो संशोधन थे सबसे इंपॉर्टेंट है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक, उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहां पर 1978 का 44वां संविधान संशोधन, इसमें केवल क्या किया गया? 38 में धारा 2 जोड़ दिया गया। ठीक है, और यह घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करने का सदैव प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। इस बात को आपको याद रखना है। यह 38(2) धारा 2 केवल इसमें इंक्लूड किया गया है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन, यानी 42वां, 44वां और 2002। ठीक है, सॉरी
42वां, 44वां और 86वां, ठीक, 1976, 78 और 2002, ये 3 ऐसे संविधान संशोधन हैं जो डीपीएसपी से संबंधित हैं, इसे आपको याद रखना है। 2002 में इनमें मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त किया गया था, 44वां संविधान संशोधन, इसे आपको याद रखना है। 2 पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को थोड़ा सा बदल दिया गया, इसलिए आपको यहां पर अनुच्छेद 45 में क ख ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, 45 ही दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, विषय वस्तु बदलकर प्राथमिक शिक्षा को इसी में रखा गया और मूल अधिकार में अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। किसके लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। और एक बात, इससे पहली वाली वीडियो मैंने बता गया है आपको, मौलिक कर्तव्य में भी 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे यही बात रखा गया है कि किसी बच्चे के 6 से 14 साल के शिक्षा का प्रबंध अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से इसको पूरे अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। ये आपका आज 1 शॉट वीडियो में डीपीएसपी था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू।